मीराबाई की 3 बहुएं थीं जो कि घर में टीवी देख रही थी। तभी अचानक घर की डोरबेल बजी। मेरी तरफ क्या देख रही है? जा जाकर देख कौन आया है। मैं तेरी तरफ नहीं, टीवी की तरफ देख रही हूँ। तू ही जाकर देख कौन आया है। मेरी तरफ तो देखना ही मत। जल्दी से दरवाजा खोलो जाकर, वरना मेरे कान फट जाएंगे डोरबेल सुनकर। तीनों बहुओं में से कोई भी दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं था। तभी सविता का पति मनोहर हॉल में आया। उसने देखा कि तीनों बहुएं लड़ रही हैं। सविता, क्यों लड़ रही हो तुम लोग? ना जाने कब से कोई दरवाजे पर डोरबेल बजा रहा है। तुम लोगों को सुनाई नहीं दे क्या? मेरे कमरे तक आवाज आ गई पर तुम लोगों के कानों तक आवाज नहीं गई। हमें भाषण देने से अच्छा है कि आप ही दरवाजा खोल दो जाकर। मनोहर ने जाकर दरवाजा खोला तो उसके ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय पवन था। मनोहर, तुम्हारा पूरा परिवार दिन में भी सोता रहता है क्या? मैं कब से डोरबेल बजा रहा हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा है। अरे पवन, तू अंदर आ, बाद में बताता हूँ। जैसे ही मनोहर पवन को लेकर अंदर आया, वैसे ही तीनों बहुएं उठकर अपने अपने कमरे में चली गई। अरे पवन, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? अरे वो बाद में बताता हूँ, पहले जल्दी से ये बता, वॉशरूम किधर है? मुझे बहुत जोरों की सुसु आई है। वो सामने ही वॉशरूम है, जल्दी से होकर आ। पवन अंदर गया, लेकिन उसने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर किचन था। अरे मनोहर, ये तो रसोई घर है, थोड़ा और आगे जा। मनोहर थोड़ा और आगे गया। उस कमरे का गेट खोला तो वहाँ पर भी रसोई घर था। यार मनोहर, यहाँ भी रसोई घर है। अरे तूने जस्ट बगल वाला गेट खोल दिया होगा, थोड़ा सा आगे जा, वॉशरूम मिल जाएगा तुझे। पवन थोड़ा और आगे गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला वो भी रसोई घर ही था। अरे मन तो करता है इस रसोई घर में ही कर दूं, पर ऐसा करना ठीक नहीं है। अरे मनोहर, तूने रसोई घरों की दुकान खोल रखी है क्या अपने घर में? ये भी रसोई घर है। रुक, मैं आता हूँ। मनोहर ने खुद जाकर पवन को वॉशरूम का रास्ता दिखाया। वॉशरूम होकर आने के बाद दोनों लोग हॉल में बैठकर आपस में बातें करने लगे। तो पवन अब बता, कोई काम था क्या? क्योंकि आज तो संडे है, ऑफिस की छुट्टी है। मेरे घर कैसे टपक पड़ा? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तू मेरी बात का जवाब दे। तूने अपने घर में अंदर ही रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल रखा है क्या? और रेस्टोरेंट में भी सिर्फ एक ही किचन होता है? तेरे एक घर में 3-3 किचन है, ऐसा क्यों? अरे क्या बताऊं पवन, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, तो जल्दी शॉर्टकट में बता दे। ठीक है, बताता हूँ। कुछ सालों पहले एक रोज विनोद, कमलेश और मनोहर तीनों एक साथ खुशखबरी लेकर अपने घर लौटे। माँ, पिताजी, ये लो मिठाई खाओ। मेरी तरफ से भी मिठाई। मैं सबसे छोटा हूँ, इसलिए सबसे पहले मेरे हाथों से मिठाई खाओ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग एक साथ मिठाई लेकर क्यों आए? ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम तीनों को एक साथ मिल गई? अरे माँ, हम तीनों ने बचपन में सारे काम एक साथ किए हैं, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। हम तीनों पिछले महीने एक साथ एक इंटरव्यू देने जा रहे थे, पर कहीं भी नौकरी नहीं मिली। पर अचानक आज हम तीनों का एक ही कंपनी में एक साथ सिलेक्शन हो गया। बेटा, शायद ऊपर वाला ही यही चाहता है कि तुम तीनों जो भी काम करो एक साथ ही करो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम लोगों को। इतने में ही दरवाजा खुला देखकर पंडित जी उनके घर आ गए। जब आपके बच्चों के सारे काम एक साथ होते हैं तो उनकी शादी भी एक साथ ही एक घर में होनी चाहिए। कैसा रहेगा? पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला हमारे तीनों बेटों की शादी किसी एक घर में कैसे होगी? और हमारे बेटे किसी के घर थोड़ी न जाएंगे, उनकी बेटियां हमारे घर आएंगी। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं आपके तीनों बेटों के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। ये रही शर्मा साहब की तीनों बेटियों की फोटो। ये तीनों शादी लायक हैं। आपके बेटों की अभी अभी नौकरी लगी है, तो लगे हाथ रिश्ता भी तय कर लीजिए। अब देर किस बात की? बिटिया तो बहुत अच्छी लग रही हैं, चेहरे से संस्कारी भी लग रही हैं। अभी मैं जाता हूँ, कल फिर से आऊंगा। तब तक आप तीनों लोग इसमें से अपने अपने बीबियां छांट लो, किसको किससे शादी करनी है डिसाइड करके मुझे कल बता देना। उसके बाद मैं उनके परिवार से भी मिलवा दूंगा। बाकी परिवार बहुत अच्छा है, इसकी गारंटी मेरी है। हाँ। इतना कहकर पंडित जी चले गए, लेकिन उनके माता पिता बहुत खुश थे। मनोहर के पिताजी, मुझे ये लगता है कि हमें ये रिश्ता तय कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर तीनों बहुएं हमारे घर की बहू बनेंगी तो आपस में कभी भी लड़ेंगी भी नहीं। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। जल्दी से चलकर हम लोग लड़कियां देख लेते हैं। हाँ। अगले दिन दोनों परिवार एक दूसरे से मिले। मनोहर को सविता पसंद आई, कमलेश को रानी और विनोद को मीना। तो हर बार की तरह तीनों भाइयों की शादी भी एक साथ एक ही मंडप के नीचे हो गई। बहू, आज तुम तीनों की इस घर में पहली रसोई है, जाओ कुछ भी मीठा बना लो। दीदी, पहले आप लोग बना लो, सबसे लास्ट में मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैं तो सबसे छोटी हूं ना। तू सबसे छोटी है, इसीलिए सबसे पहले तू ही बनाएगी। तो इस तरह पहली रसोई में ही तीनों बहुएं आपस में लड़ने झगड़ने लगी। तभी उनकी सास वहां पर आ गई। तुम तीनों बहनें होकर पहले ही दिन आपस में क्यों लड़ झगड़ रही हो? देखो ना माँ जी, ये दोनों मुझसे बड़ी हैं। मैंने कहा कि आप लोग पहले रसोई में कुछ बना लो तो मुझसे लड़ने लगी।
माँ जी, ये दोनों मेरी बहनें बहुत कंटाला हैं। शादी से पहले भी मुझसे दोनों लड़ाई करती थी और अभी भी वही हाल है। पंडित जी की लुंगी में आग लगानी पड़ेगी। शादी से पहले क्या कह रहे थे, तीनों बहनें हैं, आपस में लड़ेंगी नहीं। जब पहले दिन ही ये हाल है तो आगे ना जाने क्या क्या होगा। अब हर रोज जब भी खाना बनाने की बारी आती, तीनों बहुएं जो कि आपस में बहनें थी, जोरदार लड़ाई झगड़ा करने लगती थी। फिर एक दिन उनकी सास ने पंडित जी को अपने घर बुलाया। पंडित जी, आपने तो कहा था कि ये तीनों बहनें आपस में लड़ेंगी नहीं, पर इन्होंने तो हमारे घर में आतंक मचा रखा है। अरे बहन जी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ये तीनों बहनें हैं, आपस में लड़ेंगी नहीं, ये मैंने नहीं, आपके पतिदेव ने कहा था। और वैसे भी मैंने सोचा कि ये तीनों अपने घर में लड़ती हैं, ससुराल में थोड़ी ना लड़ेंगी। रोज की लड़ाई से तंग आकर उनकी सास ने उस घर में तीनों बहुओं के लिए अलग अलग रसोई बना दी। अब समझ में आया कि हमारे घर में 3 रसोई क्यों है। हाँ हाँ ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ मनोहर, कल ऑफिस में मिलते हैं। लेकिन तू यहाँ करने क्या आया था, ये तो बताया नहीं। यार, मैं अपनी बीबी को छोड़ने ससुराल आया था, यहीं से गुजर रहा था तो मुझे बहुत तेज की सुसु आई थी। रास्ते में तेरा घर पड़ा तो सोचा तेरे घर पर ही कर लेता हूँ। इतना कहकर पवन वहां से चला गया। अगले दिन सविता का अपनी ससुराल में पहला जन्मदिन था। उसकी 20-25 पुरानी सहेलियां बिना बताए उसे बधाई देने उसके ससुराल पहुंच गईं। अरे, तुम लोग यहाँ? सविता, आज रात हम सब यहीं रुकने वाले हैं। जीजू से ढेर सारी बातें करेंगे और खाना खाकर कल जाएंगे यहाँ से। रात को जब खाना बनाने की बारी आई तब सविता परेशान हो गई। मैं इतने सारे लोगों का खाना कैसे बना पाऊंगी? अपनी बहनों से मदद ले लेती हूँ। सविता अपनी बहनों के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन दोनों बहनों ने मदद करने के लिए मना कर दिया। उन दोनों ने अपने अपने पतियों के लिए खाना बनाया और जाकर सो गई। सविता 20 लोगों का खाना आखिर कैसे बना पाती? माँ जी, कुछ कीजिए, मेरी सहेलियां क्या सोचेंगी? इतना बड़ा परिवार है और उनके लिए हम खाना भी नहीं बना सके। अब समझ में आया कि अलग अलग होने से क्या होता है, एकता में बहुत बल होता है। अब रोना बंद करो, मैं दोनों को समझाती हूँ, मेरे साथ चलो। सासू माँ ने तीनों बहुओं को एक साथ बुलाकर समझाया। आज पहली बार ऐसा मौका आया है कि इतने ढेर सारे लोगों के लिए खाना बनाना पड़ रहा है। तुम लोगों को जो आज सविता के साथ हुआ, कल तुम दोनों के साथ भी हो सकता है। तुम दोनों के पतियों के दोस्त आ सकते हैं, रिश्तेदार आ सकते हैं। तब क्या करोगी अकेले? अगर आज तुम दोनों ने सविता की मदद नहीं की तो आगे चलकर सविता तुम दोनों की मदद नहीं करेगी। कोई किसी की मदद नहीं करेगा। उनकी सास ने घंटों समझाया, तब जाकर तीनों को समझ में आया। माँ जी, हम दोनों अभी तक लड़ाई झगड़ा किया करते थे क्योंकि वो हमारा बचपना था। पहली बार हम पर जिम्मेदारी आई है। आप ऐसा कीजिए, कल से तीनों किचन हटा दीजिए और सिर्फ एक किचन ही रखिए। हम तीनों मिलकर काम करेंगे। तो इस तरह तीनों ने मिलकर सविता की सहेलियों के लिए खाना बनाया और उनके जाने के बाद तीनों किचन तोड़ दिए गए और सिर्फ एक बहुत बड़ा सा रसोई घर बना दिया गया। सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। मोनू और रिंकी अपने अपने कपड़े अपने स्कूल बैग में रख रहे थे, तभी उन दोनों की माँ चांदनी वहां पर आ गई। अरे मोनू, पिंकी, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? माँ, गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, इसीलिए मामा के घर जाने के लिए मैं और रिंकी अपने कपड़े पैक कर रहे हैं। अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, सारे कपड़े बर्बाद कर दोगे तुम दोनों। मैं रात में सबके कपड़े रख लूंगी। स्कूल बैग रख दो, उसमें किताबें रखी जाती हैं, कपड़े नहीं। बच्चे मामा के घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। रात में जब चांदनी का पति रोहन घर आया तब वो बहुत खुश था। क्या बात है रोहन, देख रही हूँ कि मेरे मायके जाने की खबर सुनकर तुम बहुत खुश हो रहे हो। अरे खुश ना रहूं तो और क्या दुखी हो जाऊं। देखो हमारे बच्चे भी तो कितने खुश हैं, उनसे तो तुम कुछ नहीं कह रही हो। मैं सब समझती हूँ। मेरे मायके जाने के बाद तुम्हें आजादी मिल जाएगी ना मुझसे। तुम बीवियों की यही दिक्कत है। अरे अगर मैं दुखी होता तब भी तुम कहती कि मेरे मायके जाने से तुम्हें खुशी हो रही है। खुश हूँ तो तुम कह रही हो कि खुश क्यों हो रहे हो। बेचारा पति करे भी तो क्या करे। ठीक है, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। अगले दिन चांदनी अपने बच्चों के साथ मायके निकलने वाली थी कि तभी उनके घर चांदनी की दोनों बहनें सीमा और रेखा भी आ गई। अरे सीमा, रेखा, बिट्टू, हम लोग तो भैया के घर मिलने वाले थे ना। अरे मौसी, पापा काम से बाहर गए हैं और छोटे मौसा भी घर पर नहीं थे, तो हमारी मम्मियों ने सोचा कि क्यों न बड़ी मौसी के साथ ही निकल लिया जाए। ये तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। चलो चलते फिर। तीनों बहनें अपने मायके चली गई। मायके में उन तीनों बहनों का इकलौता भाई राधेश्याम था। राधेश्याम के बेटे विनोद की शादी हो चुकी थी। मामा। सीमा, रेखा और चांदनी भी अपने भाई राधेश्याम से लिपट गई। मोनू, रिंकी, बिट्टू, मैं तुम सबके लिए चॉकलेट और मिठाइयाँ लेकर आया हूँ, ये लो। तीनों बच्चे विनोद के पास चले गए। उसने सभी बच्चों को चॉकलेट और मिठाइयाँ दी।
ये सब कुछ विनोद की पत्नी राधिका देख रही थी। बाप रे बाप, ना जाने कब जाएंगे, सारा घर सर पर उठा रखा है। वहीं दूसरी तरफ राधेश्याम अपनी तीनों बहनों से बातें कर रहा था। तुम तीनों का मैं 1 साल तक इंतजार करता हूँ। हम भी आपसे मिलने का ही इंतजार करते रहते हैं भैया। माँ पिताजी के गुजर जाने के बाद आपने ही हमें पाला और माँ बाप दोनों का प्यार दिया। जब तक तुम तीनों हो मैं अपनी बहनों के हाथ का खाना ही खाऊंगा। बिल्कुल भैया। ये सब कुछ राधेश्याम की बहू राधिका सुन रही थी। क्यों पिताजी, मेरे हाथों में जहर है क्या? आपकी बहनें ही अच्छा खाना बना पाती हैं क्या? राधिका, सब कुछ समझते हुए भी नाटक मत करो। तुम अपने मायके जाती हो तो तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे हाथ का ही खाना खाना चाहते होंगे ना। ये प्यार होता है भाइयों का। दीदी, शायद राधिका नहीं चाहती कि हम खाना बनाएं। कोई बात नहीं राधिका, सारा खाना तुम ही बनाओगी, हम तुम्हारा किचन छुएंगे तक नहीं। अब खुश? रात को राधिका खाना बना रही थी। इतने सारे लोगों का खाना मुझे ही बनाना पड़ रहा है, ना जाने ये लोग कब जाएंगे। राधिका खाना बना रही थी। बाहर सब लोग ठहाके मार मार कर हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। राधिका ने इशारे से अपने पति विनोद को बुलाया। तुम्हारी बहनें कितनी बेशर्म है, मैं अकेले इतने सारे लोगों का खाना बना रही हूँ, नौकरानी समझ रखा है क्या? इतने में वहां चांदनी और सीमा आ गई। देखा, अकल आ गई ना ठिकाने। चलो हटो, हम दोनों बहनें 2 मिनट में खाना तैयार कर देते हैं। देखा राधिका, कम से कम बुआ से कहना तो चाहिए था मदद करने के लिए। खैर, खाना बनकर तैयार हो गया। सभी खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। 1 साल बाद सुकून भरा खाना खाने को मिला है। इससे पहले कि राधिका कुछ बोलती, विनोद ही बोल पड़ा। पिताजी, ये तो आप सीधा सीधा राधिका की बुराई कर रहे हैं। माना कि इतने दिनों बाद आपको बुआ के हाथ का खाना नसीब हुआ है, पर यह कहना गलत है कि 1 साल बाद आपको सुकून भरा खाना नसीब हुआ है। राधिका खाना की जगह जहर बनाती है क्या? मेरा वो मतलब नहीं था बेटा। आपका यही मतलब था पिताजी। आपकी बहनें क्या आ जाती हैं, आप हम सबकी इज्जत करना ही भूल जाते हो। इतना कहकर राधिका अपने कमरे में चली गई। विनोद भी पीछे पीछे चला गया। तीनों बहनें जब भी आती हैं इस घर में कलेश करवा के जाती हैं। गर्मी की छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने जाया करें, यहाँ मरने क्यों चली आती हैं? देखो राधिका, जब तक उन तीनों का भाई यानी पिताजी जिंदा है तब तक तो वो यहीं आएंगी। तो मर का ही नहीं जाते वो? इतना सुनते ही विनोद ने राधिका को एक थप्पड़ मारा। गुस्से में सोच समझकर बोला करो। वो उन बहनों के भाई होने के साथ साथ मेरे पिताजी भी हैं, समझी? राधिका रोने लगी। ये सब कुछ राधेश्याम दूर से सुन रहे थे। अचानक उनके सीने में दर्द होने लगा। वो वहीं गिर गए। चांदनी, सीमा, रेखा, बिट्टू। सारे लोग भागकर उसके पास आ गए। विनोद, परिवार में कभी खटास मत आने देना। चांदनी, सीमा, रेखा, अपना ख्याल रखना। राधेश्याम इतना बोलकर बेहोश हो गया। भैया, भैया आपको कुछ नहीं होगा। विनोद, जल्दी से अस्पताल ले चलो। हाँ। विनोद ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें भर्ती कराया गया। जब डॉक्टर बाहर आए तो उनकी बात सुनकर सब सन्न रह गए। देखिए मिस्टर विनोद, आपके पिता को बहुत ही गहरा हार्ट अटैक आया था। हम उन्हें बचा नहीं सके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ही तो हमारा आखिरी सहारा बचे थे माँ बाप के जाने के बाद। आप भी हमें छोड़कर चले गए। खैर, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद सब घर आ गए। सब उदास बैठे थे। बुआ, आप लोग उदास मत हो, मैं और राधिका है ना। चलिए खाना खा लीजिए। नहीं विनोद, तुम लोग खाना खा लो, हमें भूख नहीं है। दीदी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर भैया को हार्ट अटैक आया तो आया कैसे। इतना खुशहाल परिवार है, ऐसी कौन सी बात हो गई जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है बुआ। आप लोगों के आने के बाद तो पिताजी और भी ज्यादा खुश रहने लगे थे। इतने में वहाँ पर रोता हुआ बिट्टू आ गया। मम्मी मम्मी, उस कमरे में मामा की आत्मा है, जल्दी चलो। बिट्टू की बात सुनकर सारे लोग हैरान हो गए। बेटा, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, भ्रम होगा। एक बार चलकर देख लेते हैं। चलो बिट्टू, कहाँ देखी है तुमने भैया की आत्मा? बिट्टू सभी को अपने कमरे में ले गया, पर वहां कोई आत्मा नहीं थी। खैर, कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राधिका अपने पति से, ये तीनों बहनें और इनके बच्चे कब तक हमारे सर पर मूंग दलते रहेंगे? ऐसा करते हैं, हम कहीं बाहर किराए पर रह लेते हैं। ये घर तुम अपनी तीनों बुआ को ही दे दो। राधिका, तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ता है क्या? तुम भी तो अपने मायके जाती हो। तुम्हारी भाभी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ कहे तो? कहकर तो दिखाएं, उनका मुंह ना नोच लूं मैं। इतने में अपना सामान पैक करके तीनों बहनों ने विनोद को आवाज देकर बुलाया। राधिका, विनोद, स्कूल खुलने वाले हैं। अब भैया तो रहे नहीं, एक दूसरे का ख्याल रखना। हम तीनों चलते हैं। बुआ, आती रहना। पिताजी के जाने के बाद आप तीनों ही मेरे माँ बाप हो। तीनों बहनें अपने बच्चों के साथ अपने घर चली गई। वक्त बीतता गया और 1 साल फिर से गुजर गया। माँ, स्कूल की छुट्टियाँ तो कब की शुरू हो गई? हम इस बार मामा के घर नहीं जाएंगे क्या? क्या फायदा बेटा,
जब तुम्हारे मामा ही इस दुनिया में नहीं रहे तो वहां जाकर क्या फायदा। इतने में उसका पति रोहन आ गया। चांदनी, भाई नहीं रहे तो क्या हुआ, उनके बहू बेटे तो जिंदा है ना, उनका बनाया घर तो आज भी है ना। उस घर की हर एक दीवार में तुम्हारे भाई की यादें आज भी बसी होंगी। अगर मायके नहीं जाओगी तो तुम्हारी भाई की आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। खैर, उस रात जब चांदनी और रोहन सो रहे थे तभी अचानक चांदनी को ऐसा लगा मानो उसका भाई उसे आवाज दे रहा है। बहन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अपने भांजों का हर साल की तरह इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर चांदनी की आंख खुल गई। उसने देखा कि कमरे में उसके भाई राधेश्याम की आत्मा खड़ी है। रोहन, रोहन देखो भैया। चांदनी ने रोहन को जगाया पर वहां पर कोई नहीं था। चांदनी ने सारी बात अपने पति और अपनी दोनों बहनों को फोन करके बताई। अगले ही दिन तीनों बहनें मायके पहुंच गई। बुआ, इस बार आप लोगों ने आने में देर लगा दी, हर बार तो छुट्टियां होते ही आ जाती थी। भैया, इस बार ना ही चॉकलेट ना ही मिठाई। बेटा चलो बाहर चलते हैं, वहीं चॉकलेट ले लेना। तीनों बच्चे विनोद के साथ बाहर घूमने चले गए। 1-2 दिन तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर ये तीनों बहनें अलग अलग करके नहीं आ सकती क्या? जब देखो सब तीनों एक साथ ही आ जाती हैं। वैसे भी अब इनका भाई तो रहा नहीं, क्या करने आई है यहाँ? 1-2 दिन रुक कर चले जाना चाहिए। तीनों बहनों ने ये सब सुन लिया। विनोद, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी जिंदगी अच्छे से कटे। हमें नहीं पता था कि राधिका इतनी बड़ी डायन होगी। सही कहा दीदी, इसके अंदर तो दिल जैसी कोई चीज ही नहीं है। देखिए बुआ जी, वो जैसी भी है मेरी पत्नी है। तो अपनी पत्नी को लेकर चाटो। हम तीनों शुरू से सब समझते हैं। जब भैया जिंदा थे तब भी हम तीनों आपको खटकते थे और आज अपनी कानों से सुन लिया। अच्छा हुआ भैया मर गए, घुट घुट कर जीने से तो अच्छा ही है। चलो दीदी। उन तीनों ने कसम खा ली कि अब अपने मायके कभी नहीं जाएंगी। मायका तभी तक होता है जब तक लड़की के माँ बाप या भाई जिंदा होते हैं। उसके बाद रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है।